सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। पाकिस्तान सेना ने पुंछ में नियंत्रण रेखा के साथ 2 सेक्टरों पर गोलाबारी की। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी के साथ आगे के इलाकों में भारी गोलीबारी और मोर्टार गोलाबारी का सहारा लिया। अधिकारियों ने मंगलवार को लगातार 8वीं बार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। मंगलवार को अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा पिछले 1 सप्ताह से भी अधिक समय से संघर्ष विराम का उल्लंघन की 20 से अधिक घटनाएं हुई है। मंगलवार को लगभग 10 बजे के दौरान पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी से अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि एक रक्षा प्रवक्ता ने भारतीय सेना बेखौफ होकर जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान की सेना ने पुंछ जिले के मनकोट और मेंढर सेक्टर को निशाना बनाकर गोलीबारी की। कठुआ जिले के हिरंगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के साथ सोमवार को गोलीबारी, जिससे एक जानवर घायल हो गया और एक घर को नुकसान हुआ, उन्होंने कहा। गुरुग्राम में 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। स्थानीय पुलिस और गुरुग्राम ड्रग कंट्रोल विभाग ने मंगलवार को 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया और नशीले पदार्थों और कोविड-19 ड्रग सहित लाखों की संपत्ति जब्त की। वरिष्ठ ड्रग कंट्रोलर अधिकारी अमनदीप चौहान के मुताबिक पुलिस ने 2 क्षेत्रों सेक्टर 56 और सदर क्षेत्र में छापेमारी की। गुरुग्राम में और 4 इराक के नागरिकों को गिरफ्तार किया और उज्बेकिस्तान की एक महिला को गिरफ्तार किया और 45 लाख की नशीली दवाएं जब्त की। साथ ही 75 लाख रुपए नकद और एक आईयूवी। चौहान ने आगे बताया कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध रूप से ड्रग्स की आपूर्ति करते थे। जब्त की गई दवाओं में भारी मात्रा में कोविड-19, कैंसर और नशीले पदार्थों से संबंधित दवाएं शामिल हैं। यूपी में अपहरण की घटनाएं खतरनाक दर से बढ़ रही है। प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि राज्य में अपहरण के मामले खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं। राज्य में अपहरण की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। यह पुलिस और पुलिस की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने तेजी से कार्य करने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपसे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का अनुरोध करती हूँ। लोग संकट में हैं, उन्होंने कहा। कांग्रेस महासचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक ट्वीट में कहा कि जंगल राज राज्य में बढ़ रहा है। क्या यूपी के मुख्यमंत्री ने इस खबर को देखना बंद कर दिया है? क्या रिपोर्ट गृह विभाग को नहीं जाती है? उत्तर प्रदेश में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अपहरण की घटना होमलैंड में हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, कासगंज में नरसंहार, लेकिन इसके अलावा अधिकारियों को स्थानांतरित करने के अलावा कुछ और नहीं होता है। जंगल राज बढ़ रहा है, उन्होंने कहा। बसपा अध्यक्ष मायावती का दावा है कि दलितों ने शव का दाह संस्कार करने से रोका, जांच की मांग की। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को दावा किया कि एक दलित महिला के शव को आगरा के पास अंतिम संस्कार की चिता से हटा दिया गया था, जिस पर अंतिम संस्कार किया गया था, जो उच्च जाति के थे और इसकी जांच की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, आगरा के पास यूपी में एक दलित महिला के शरीर को जातिवादी मानसिकता वाले उच्च वर्ग के लोगों द्वारा अंतिम संस्कार की चिता से हटा दिया गया, क्योंकि शमशान घाट उच्च जातियों से संबंधित था, जो सबसे शर्मनाक और सबसे निंदनीय है। उन्होंने कहा, इस जातिवादी और सबसे घृणित घटना में यूपी सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और दोषियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, ताकि राज्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये बीएसपी की मांग है। बीएसपी सुप्रीमो ने इसके लिए वित्तीय सहायता की भी मांग की। एक दलित चिकित्सक का परिवार मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो दिल्ली में कोरोना वायरस से मर गया। दिल्ली सरकार को अपनी जातिवादी मानसिकता को दूर करना चाहिए और अपने डॉक्टर परिवार की हर संभव मदद करनी चाहिए। जिन्होंने कर्ज लिया था उसकी शिक्षा, उन्होंने कहा। भारत ने चीनी ऐप्स के एक और सेट पर प्रतिबंध लगा दिया। 59 चीनी अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने के 1 महीने बाद भारत ने 47 ऐप के एक और सेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें से अधिकांश जून में प्रतिबंधित किए गए ऐप के क्लोन हैं। हालांकि सरकार ने 47 ऐप के नामों को तुरंत जारी नहीं किया है। सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में सूची में शामिल है
टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर लाइट और बीगो लाइव लाइट। सूत्रों के अनुसार भारत उपयोगकर्ता गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघनों पर 250 अन्य चीनी ऐप्स पर कड़ी निगरानी रख रहा है। लोकप्रिय टेंसेंट समर्थित गेमिंग ऐप पबजी और चीन के सबसे बड़ी फर्म अलीबाबा में से एक से जुड़े ऐप इस सूची में आते हैं। यदि पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो यह चीनी टेक फर्मों के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि गेमिंग ऐप भारत में सबसे अधिक डाउनलोड की जाने वाली ऐप में से एक है। सरकार पहले से ही घातक फेस ऑफ के बाद से चीन पर देश की निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है। पिछले महीने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सेनाएं भारत का कोविड-19 टैली 14,83,156 पर चढ़ता है, वसूल 9,52,743 पर चढ़ता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 47,703 कोविड-19 मामलों में एक दिन की वृद्धि के साथ भारत का वायरस मंगलवार को 14,83,156 हो गया, जबकि रिकवरी बढ़कर 9,52,743 हो गई, जिससे रिकवरी दर 64.24% हो गई। 244 घंटे के अंतराल में 654 मौतों के साथ वायरस के कारण देश की मौत का आंकड़ा बढ़कर 33,425 हो गया, जो सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,96,988 सक्रिय मामले हैं। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 रोगियों के बीच रिकवरी दर 64.24% है, जबकि मृत्यु दर 2.25% है। पुष्टि किए गए मामलों में कुल विदेशी शामिल हैं। यह लगातार छठा दिन है जब कोविड-19 मामले 45,000 से अधिक बढ़ गए हैं। बताई गई 654 मौतों में से 227 महाराष्ट्र से, 77 तमिलनाडु से, 75 कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से 49, पश्चिम बंगाल से 39, उत्तर प्रदेश से 30, दिल्ली से 26, गुजरात से 22, तेलंगाना से 17, पंजाब से 12 है और राजस्थान से 10। तमिलनाडु के सीएम ने 2,368 रुपये की परियोजनाओं की नींव रखी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य में 2,368 करोड़ रुपए की निवेश के लिए आने वाली 8 नई औद्योगिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी है, सरकार ने मंगलवार को कहा। सोमवार को 3,185 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। जिन परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, इसमें इंटरनेशनल टेक पार्क चेन्नई ITPC शामिल है, जो कैपिटल लैंड ग्रुप द्वारा प्रवर्तित रुपए 1,500 करोड़ रुपए की परियोजना और टाटा केमिकल्स की साइलेंस निर्माण इकाई है। कोडुलोर SIPCOT औद्योगिक पार्क में 350 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कंपनियों ने कुल 2,368 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 24,870 लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेगी। इसके बाद 3,185 करोड़ रुपए के निवेश और 6,966 लोगों को नौकरी के अवसर मिले। एक अगस्त से वंदे भारत का 5वां चरण। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सेंट्रे के प्रत्यावर्तन अभ्यास का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन, सऊदी अरब, बहरीन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और कई अन्य देशों में इस साल 1 अगस्त से शुरू होने वाले वंदे भारत मिशन के चरण में 5वें चरण के तहत योजनाएं बनाई गई है। वंदे भारत मिशन के तहत हम पहले ही 53 से कम फंसे हुए भारतीयों में 2.5 लाख से अधिक को वापस ला चुके हैं। एयर इंडिया के एक बयान में कहा गया है, हम जल्द ही 1 अगस्त 2020 से वंदे भारत मिशन चरण 5 के तहत अतिरिक्त उड़ानों की मेजबानी की घोषणा करेंगे, राष्ट्रीय वाहक ने कहा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात के लिए रोशनी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब, बहरीन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और कई अन्य देशों के लिए इस चरण के तहत योजनाएं बनाई गई हैं, उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा। भारत नेतृत्व की भूमिका लेने के लिए तैयार है, अन्य बाघ रेंज के राष्ट्रों के साथ काम करें, प्रकाश जावड़ेकर।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कहा कि भारत नेतृत्व की भूमिका निभाने और अन्य बाघ रेंज के देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर मंत्री ने कहा कि भारत को अपनी उपलब्धियों पर गर्व है और भूमि और वर्षा की कमी के बावजूद यह दुनिया की 8% जैव विविधता का दावा करता है। 1973 में केवल 9 बाघ भंडार थे जो अब बढ़कर 50 हो गए हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई भी भंडार खराब गुणवत्ता का नहीं है, या तो वे अच्छे हैं या सबसे अच्छे हैं। भारत में वैश्विक स्तर पर 2.5% की कमी, 4% वर्षा और दुनिया की मानव आबादी का 16% होने के बावजूद भारत दुनिया की 8% जैव विविधता का घर है, जिसमें 70% शामिल है। दुनिया की बाघों की आबादी उन्होंने कहा कि भारत बड़ी दिल्ली के संरक्षण के लिए अन्य बाघ रेंज के देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है। हम सभी 12 बाघ रेंज वाले देशों के साथ नेतृत्व की भूमिका निभाने और काम करने के लिए तैयार हैं। उनके प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और बाघ भंडार के वास्तविक प्रबंधन में जावड़ेकर ने कहा। सरकार ने तरलता की कमी को दूर करने के लिए इंफ्रा में एफडीआई आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार कोविड-19 हिट अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की गई तरलता की कमी को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने के प्रयास कर रही है। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने भी कहा कि विभिन्न पेंशन फंडों पर बातचीत जारी है। बीमा धन और वित्तीय संस्थान, बुनियादी ढांचा सबसे अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्योग हैं। परियोजनाओं की वापसी की आंतरिक दर बहुत अच्छी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह 100% की अनुमति है। हम विश्व बैंक, एडीबी के साथ बीमा फंड, पेंशन फंड आदि लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गडकरी ने कहा। भारत में सड़क विकास पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए निजी खिलाड़ियों को सरकार के साथ हाथ मिलाने के लिए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस द्वारा हिट एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही है और तरलता की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।